अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। डॉक्टर साहब की मसरूफियात की वजह से आज प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। मिशन रूस के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को घर पर एक बड़ी जंग का सामना है। साढ़े तीन वर्षों में पहली बार ऑपोजिशन की निहायत गैर मामूली सरगर्मियों ने इमरान खान को इत्तेहादियों से मुलाकात और अवाम को रिलीफ देने के ऐलानात करने पर मजबूर कर दिया। इस्लामाबाद में मोने सलाही की यकीन दहानी के बावजूद कि काफ लीग हुकूमत के साथ है, वज़ीर-ए-आज़म को खुद चलकर चौधरियों के घर आना पड़ा, जिससे अंदाज़ा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म और इत्तेहादियों के दरमियान सब ठीक नहीं है। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ तो दिया, लेकिन अवाम इस पर कुछ खास खुश नज़र नहीं आते। अब सवाल यह है कि क्या ये फैसले हुकूमत से प्रेशर कम करेंगे? क्या इससे अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक के गुब्बारे से हवा निकलेगी? आखिर इस तमाम सूरत हाल का क्लाइमैक्स क्या होगा? हुकूमत और अपोजिशन में से कौन बेहतर पत्ते खेल रहा है? दूसरी जानब सिंध में इस वक्त बैक वक्त अवामी मार्च और सिंध हुकूक मार्च चल रहे हैं। सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी अवामी मार्च को कराची से इस्लामाबाद ले जाकर वफाकी हुकूमत गिराने की ख़्वाहां है, तो दूसरी जानब सिंध में अपोजिशन जमात PTI सिंध हुकूक मार्च के नाम पर सूबाई हुकूमत के खिलाफ कमर कसे हुए है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अवाम की दिलचस्पी मार्च में है? क्या उनके हुकूक के लिए भी कोई मार्च निकालने के लिए आमादा है? क्या इनमें से कोई एक भी मार्च सिंध की आवाम को उनके हुकूक, उनके मसाइल से वाकई निजात दिलवा पाएगा? इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब रूस यूक्रेन तनाज़े की भी बात करेंगे, जहां अमेरिका समेत मगरबी ममालिक रूस के गिर्द मुआशी घेरा तंग करने की बात कर रहे हैं। सदर पुतिन को दुनिया में तन्हा करने की भी बात की जा रही है। क्या ये इक़दाम मौसर साबित होंगे? क्या रूस दुनिया में तन्हा हो जाएगा? दूसरा अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान का इस अहम मामले पर मौक़िफ़ है कि यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के हंगामी इजलास में यूक्रेन की हिमायत करे। ऐसे में पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए? इन तमाम मामलात पर आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर तजियाकार सईद काजी साहब, सीनियर तजियाकार ज़फ़र हिलाली साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और उसके साथ साथ सीनियर तजियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं। सईद काजी साहब, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब सबको कहते रहे कि घबराना नहीं, और लगता है कि कल खुद ही घबरा गए और फिर पहुंच गए चौधरी बिरादरान से मुलाकात करने के लिए। जी हाँ, यही लग रहा है। और एक इनकी गवर्नमेंट जो शुरू से जब से हम देख रहे हैं, बल्कि कोई भी पिछली जो गवर्नमेंट्स भी आप देख रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब भी 3 साल बाद उनको जो है वो जाना पड़ा था। मगर मैं इसको और एंगल से, जो आपने इंट्रो में बात की है कि भाई ये कर लें, बिल्कुल इसकी आइन में मौजूद है, इसमें आवाम की कोई भलाई या बेहतरी होगी? मुझे यूँ लगता है कि अगर खान साहब के ख़िलाफ़ ये नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है तो अगले 1.5 साल में अगर ये फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं कराती या करा भी लेते हैं तो मलबा अगली गवर्नमेंट पे आ जाएगा। कोई बुनियादी हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं। ये गवर्नेंस जो IMF और वर्ल्ड बैंक की जो फ्रेजियालिटी इस्तेमाल करते हैं ना, ये खासी मिसलीडिंग है। स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, एक दुनिया भर में रिसेशन है। ये निज़ाम कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये नाकाम और बर्बाद ना रहो आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इशराफिया को माशाल्लाह कोविड में भी उन्होंने लातादाद बिलियनर्स बने हैं। तो इसलिए इसमें क्या है, मेरे ख्याल में, मैं ज़ाती तौर पर एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स समझता हूँ कि अगर खान साहब को चलता कर दिया जाए तो 1.5 सालों में शायद फिर उनकी कोई पॉलिटिकल जो कैपिटल है उसमें इजाफा हो जाएगा, जितनी तेज़ी से रेख्त हो रही है दुनिया भर के और हमारे मैशत में। जी उस्मा। अच्छा हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं? अब जिस तरह से ऑपोजिशन बात करी है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, शाहिद खान अब्बासी साहब ने आज ये कहा कि चौधरी बिरादरान की ज़रूरत नहीं है, उनके बगैर भी हम अदम एतमाद ला सकते हैं। आपको लगता है कि चौधरी बिरादरान की वाकई ज़रूरत नहीं है, शाहिद खान अब्बासी साहब जिस तरह से कह रहे हैं? फेडरेशन में कितने सीट्स आपको चाहिए? 5 सीट से तो माने 5 सीट्स अगर निकल भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 5 सीट्स आप खरीद सकते हैं, जो बोली लगी हुई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर चौधरी साथ हैं कि नहीं। मगर बात असल ये है कि देखिए इधर मसला क्या है। मसला ये है कि गवर्नमेंट ने कामयाब नहीं हुई है लोगों को कहने में कि हमारी गवर्नेंस ऐसी रही है और वबा और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स ऐसे रहे हैं कि ये जो महंगाई है हमारा कसूर नहीं है। दे हैव फेल्ड
हमारे जो अनएजुकेटेड इलेक्ट्रेट हैं, जो सिंपल लोग हैं, वो कहते हैं नहीं इनके दौरान हर चीज महंगा हो गया लिहाजा इनका ही कसूर होगा। कुछ ज्यादा कहते हैं चलिए अगर ये करप्ट नहीं थे तो इनकॉम्पिटेंट थे। अब ऐसे मुल्क के इलेक्ट्रेट को उनको समझाना कि नो एक्चुअली कुछ और मसला है बड़ा मुश्किल है। तो ये गवर्नमेंट की अफसोस से कहना पड़ता है कि हालांकि इन्होंने बड़ी कोशिश की है और कामयाब भी हुए हैं काफी हद तक। आपने देखा है कि एक्सपोर्ट्स और प्रोडक्शन क्या क्या नहीं किया इन्होंने, मगर फिर भी पब्लिक हैज नॉट बॉट देयर वर्जन। पब्लिक फिर भी समझती है कि ये अगर करप्ट नहीं तो नाअहली से इन्होंने ये हरकत की है। तो ये एक इंप्रेशन है, एक परसेप्शन है। परसेप्शन वो कहते हैं समटाइम्स इज मोर देन रियलिटी। तो बड़ा मुश्किल है इसको निकालने के लिए। तो इसलिए मैं समझता हूं ये एक सीरियस थ्रेट है गवर्नमेंट का, और जिस तरीके से ये उनको ओवरराइड करना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली अफसोस से कहना पड़ता है कि वो वैसे अच्छा तरीका नहीं है। मैं तो समझता हूं जब आपको IMF कहती है कि 10 रुपया बढ़ाओ और आप 20 रुपया कम कर देते हैं, तो ये तो एक इर्रिस्पॉन्सिबल एक्शन है और इसका नतीजा होगा। आप देखेंगे मार्च में IMF डेलीगेशन आके शायद वो सस्पेंड कर दें पेमेंट 7वां ट्रांच पे, शायद वो निगोशिएशंस भी सस्पेंड कर दें, इसलिए कि वो कहेंगे कि ये तो तरीका नहीं है और हमारी कंडीशनैलिटीज पे आपने कहा था कि कीमतें बढ़ाएंगे ये वो, आपने ये नहीं किया, लिहाजा हम समझते हैं कि ये ट्रांच और ये प्रोग्राम आपके साथ चल नहीं सकता है, हम नए गवर्नमेंट के लिए ठहरेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो इस गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, ठीक है ये दे हैव बीन इनकॉम्पिटेंट, गलतियां इन्होंने जरूर किया है, मगर मैं समझता हूं कि सब चीज इन पे थोपना और कहना इसलिए ये टर्म भी नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, ये गलत बात है। ये नहीं कामयाब, अगर कामयाब हो जाए तो बुरा होगा, और अगर नहीं हो जाए फिर भी एक परसेप्शन जो आपका है वो गलत है। ठीक है अमजद शुएब साहब, आपको क्या लगता है अदम एतमाद की मुहिम के मामले पर हुकूमत या अपोजिशन दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से बेहतर पत्ते खेल रहा है? और एक और पॉइंट सर जो बड़ा ही सीरियस इस मौके पर उठाया जा रहा है कि अगर अदम एतमाद तहरीक कामयाब हो जाती है तो उसके बाद जो सिनेरियो होगा, क्या अपोजिशन उस सिनेरियो को संभाल पाएगी? देखिए ये पत्ते तो कुछ नहीं ये खेल रहे, ये सारी गेम है जाती मफादात की। ये जिस तरह का अभी ये बात कर रहे थे लाली साहब भी कि ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना, महंगाई का ही रोना रोते हैं ना, उसी पे ज्यादा बातचीत तो महंगाई के ऊपर है। आप हुकूमत को कॉर्नर कर रहे हैं, बाकी आप कहते हैं कि जी मिस गवर्नेंस है, गवर्नेंस के इशूज आप रेज करते हैं, तो मिस गवर्नेंस वगैरह ये चीजें तो शायद मेरा ख्याल है ही। असल इनका जो मसला था वो इनके वादे थे, जो इन्होंने वादे किए वो पूरे होते नजर नहीं आते, तो वो एक्सप्लॉइट होते नजर आते हैं। वो बिलावल अपने मुख्तलिफ जलसों में जिक्र करता है कि इतनी नौकरियां देनी थी, लेकिन ये जो अदम एतमाद वाला किस्सा था ये महंगाई पे चला। महंगाई वाला किस्सा जो है अगर उसको आप देखें तो इनके पल्ले भी ऐसी कोई चीज नहीं है कि ये इंटरनेशनल फिनोमेना के खिलाफ खड़े होके अगर ये अपोजिशन की हुकूमत आ जाए तो ये कुछ करके दिखा देंगे, वो भी कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ ये है कि इसको निकालना है किसी न किसी तरह। बाकी ये सबको अंदर से उनको भी पता है कि ये अगर हुकूमत उनके हाथ में आ भी जाए तो वो इसको खत्म, ये महंगाई खत्म नहीं वो कर सकते। अब इसके लिए वो जोड़ तोड़ और लोग आपको पता है जब PTI हुकूमत में आई थी तो उसमें भी लोग बहुत से बाहर से आके उनके साथ शामिल हुए थे। वो लोग वही है जो हमेशा हर दौर में अपनी कीमत वसूल करने के चक्कर में होते हैं और उन्हीं को ये कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। इत्तेहादी जो है वो नहीं माने, इत्तेहादियों का लगता है कि वो इनके साथ नो कॉन्फिडेंस में शामिल होने को तैयार नहीं है, लेकिन जो PTI की अपनी सभों में लोग मौजूद हैं जो कि बाहर से आए थे, इसी तरह को PMLN से, को पीपल्स पार्टी से, वो उनको कॉन्टेक्ट किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है इस वक्त वो ये है कि वो आगे के वादे लें किससे और कौन पूरे करेगा, क्योंकि आइंदा आने वाली हुकूमत अगर PTI की नहीं है तो किसी भी और पार्टी के पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी आने के चांसेस नहीं है कि वो खुद ब खुद हुकूमत बना सके। उनको फिर एलाइज चाहिए होंगे जिसमें फिर वक़्त होगी PMLQ उसी तरह अपनी कीमत वसूल करने के लिए सामने आएगी। MQM हर दौर में आई है हुकूमत में सिर्फ अपनी कीमत वसूल करने के लिए, वो इसी तरह आए हैं।
कि एंड पे आके उन्होंने सौदेबाजी की है। कोई ऐसा शायद एक आध दौर गुजरा जिसमें वो हुकूमत में नहीं थे, वरना वो हमेशा हुकूमत में रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से कोई भी अपने मुफादात को जाया नहीं करना चाहता, वो सेफ खेल रहे हैं लोग। अगर आज इनके पास नंबर होते तो आप देखते कि ये फौरी तौर पे लो कॉन्फिडेंस की मूव चल निकलती। बिल्कुल सही कह रहे क्योंकि लो कॉन्फिडेंस की मूव में अगर लोग इनको वादा भी कर देते तो 24 घंटे से ज्यादा अगर वक्त गुजर जाए तो वादे भी फिर जाते हैं लोग, क्योंकि उनको कहीं और से कोई ऑफर आ जाती है। तो ये गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया। हाँ, नंबर इनके पास पूरे हैं नहीं, टकरे मार रहे हैं और बात कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो कामयाब होगी। मैंने आगे एक दिन सईद काजी साहब के प्रोग्राम में भी ये जिक्र किया था। जो मेरी समझ बताती है वो ये है कि किसी ने इनको इस खेल में लगा दिया है कि आप नो कॉन्फिडेंस और ये मारे मारे फिर रहे हैं उसके लिए, जबकि 23 मार्च को जो लॉन्ग मार्च करनी थी वो इनके हाथ से निकले, वो भूल गए हैं। ये उस पर काम नहीं ये कर रहे हैं। तो जिस शख्स ने भी इनको ये रास्ता दिखाया है वो अपनी कैंपेन चला रहा है धड़ाधड़ इलेक्शन के लिए, अगले इलेक्शन के लिए। जो पॉइंट दिए हैं पीपल्स पार्टी ने, जो कुछ वो बात कर रहे हैं, वो दर हकीकत एक मैनिफेस्टो है जो इलेक्शन के लिए वो दे रहे हैं। जो जिनका वो कहते हैं जी हमारे मुतालबात है, मुतालबात किससे करने हैं उन्होंने, वो दर हकीकत एक मैनिफेस्टो। तो ये वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं, इनको उन्होंने इस तमाशे पे लगा दिया। नतीजा ये है कि ये दोनों तरफ से मार खा जाएंगे जो आज लगे हुए हैं नो कॉन्फिडेंस के चक्कर। ठीक ठीक। अच्छा सईद काजी साहब, क्या नंबर गेम के हवाले से हम बात करना चाहेंगे, क्या वाकई 14 बरादरान के 5 जो वोट हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है? जैसे हिलाली साहब कह रहे हैं कि उनके बगैर भी हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एमक्यूएम कहाँ स्टैंड करती है? एमक्यूएम वाले आज बड़े सीधे तरीके से पूछ रहे थे कि वजीर आजम बताएं कि अगर जो तब्दीली लाने का उन्होंने वादा किया था वो तब्दीली कहाँ है, और हुकूमत की तब्दीली के बाद ऑपोजिशन कौन सी तब्दीली लाएगी, और ऑपोजिशन भी इस हवाले से क्लियर करे। एमक्यूएम हर जगह पे खड़ी है जहाँ भी उन्हें खड़ा कर दिया जाएगा, लिहाजा वो जो है वो बड़ी अच्छी उनकी पॉलिसी है। वो हर हुकूमत का ऐसा भी होते हैं और वो बिहेव ऐसे करते हैं जैसे वो अपोजिशन में है, हर सेटअप में वो मौजूद होते हैं। मगर जो बुनियादी साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। बुनियादी सवाल जो आपने और जनरल साहब ने भी उठाया कि भाई बात ये है कि कोई मीनिंगफुल पॉलिटिकल चेंज होने जा रही है, क्या करेंगे आप? इस मुल्क पर $130 बिलियन का कर्जा है और हम जो है बाल बाल हमारा कर्जे में जकड़ा हुआ है। कोई पॉलिसी है हमारी? कार्टल्स जो हैं उन्होंने पूरी तरीके से मिशत को अपने कब्जे में कर रखा है। मैं अभी प्रोग्राम में भट्टी साहब से कह रहा था अपने शो में कि जी हुकूमत, वो कहते हैं जी यानी हुकूमत की मुलाजिम है FIA भी फलां भी, भाई हुकूमत कार्टल्स की मुलाजिम है। यहाँ पे एक एक कार्टल जो है वो रिप्रेजेंट होता है आपकी कौमी असम्बली में, वो उनके अपने बंदे हैं। हमारे टीवी पर एक साहब ने कहा कि जी 25 बंदे हैं मेरे पास, वो भी बहुत बड़े सरमायादार भी हैं और सियासतदान भी हैं। तो बात ये है कि यहाँ एक खौफनाक मीनिंगफुल तब्दीली की ज़रूरत है। खौफनाक तो नहीं कहना चाहिए, पॉजिटिव तब्दीली की ज़रूरत है। एक के बाद दूसरी रियासत में देखें, तुर्की में आप देख लें, वहाँ पे वेव ऑफ स्ट्राइक शुरू हो गई है। ईरान में आप देखें क्या हो रहा है, काज़किस्तान में कुछ अर्सा लोग तंग आए हुए हैं। 15 दिन बाद आपको कीमत बढ़ानी पड़ती है, बाल बाल आपका कर्जे में जकड़ा हुआ है। कोई पॉलिसी पेपर है किसी के पास? अभी मैं मोहतरम इंतहाई एहसन इकबाल साहब से बात कर रहा था अपने शो में कि यार कोई है ऐसी पार्टी मनसह शऊद पर सामने नजर आती है कि जिसके पास एक ऐसा प्रोग्राम हो जो हमें इस गुलामी, इस तौक से बाहर निकाले? क्योंकि इस गुलामी के इस तौक की वजह से जब ये तो बात हम आगे करेंगे ना, हम खारजा पॉलिसी में आज़ाद हो सकते हैं। जिस तरह वो कहा था अहमद नदीम कासमी ने कि बेवकार आज़ादी हम गरीब मुल्कों की, ताज सर पे रखा है, बेड़ियां हैं पाँव में। तो इन बेड़ियों को उतारने के लिए क्या किसी के पास कोई मंशूर है? एक पिटे हुए माशी निज़ाम जिसमें अमेरिका में कहा जा रहा है कि 1923 और 24 में मुमकिन वहाँ सिविल वार शुरू हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा, बारबरा वाल्टर की किताब आई है, CNN का यही थीसिस है, जो उनका बहुत बड़ा अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, उसमें इस खौफ का किया जा रहा है। तो क्या कोई ऐसी विजनरी लीडरशिप है जो हमें इस दलदल से बाहर निकाले? और ये जो ऊपर अपनी जान बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये ठीक कहते हैं जनरल साहब कि ये तो अपनी वो जेलों से बचने के लिए सब कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल में और एक और बात, 13 का इलेक्शन हुआ, इससे पहले 8 का इलेक्शन हुआ, आप भी करा लो, कल फिर करा लो। इस इलेक्शन में फर्क होता है। यहाँ का सबसे मीनिंगफुल इलेक्शन था 1970 का, उसके पीछे एक तहरीक थी, उस तहरीक के बाद गलतियां भी हुई, खराबियां भी हुई, आइन दे गया आपको, वहाँ बहुत बड़ी उसमें जो है पाकिस्तान। लेकिन साहब अब तो वो पॉलिटिकल कल्चर ही नहीं रहा। भाई कल्चर क्या रह गया कि ऊपर अब तो कोई एथिक्स भी नहीं रही हमारी पॉलिटिक्स में। आप लॉबिंग करते हैं जाके IMF और वर्ल्ड बैंक में,
यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे पे जो है वो आप जो है वो चौखट पे बैठे रहते हैं, कोई हमें रास्ता मिल जाए। ये ऐसी सियासत होती है। आज हम एक पेज पे हैं और फख्र से, जिस बात पे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, उस पे कहते हैं जी हम एक पेज पे आ गए हैं। व्हाट इज दिस? एक दिन कहते हैं हमारा बयानिया है, अगले दिन कहते हैं यार हमें फैसिलिटेट करो। तो एक सॉरी सिचुएशन है। और इसमें मुझे एक खतरा लगता है उस्मा कि तंग आमद बजंग आमद, जिस तरीके से लीडरलेस तहरीकें बन रही हैं। कुछ अर्सा पहले हमने इंडिया में देखा, मोदी का जो अशर किया किसानों ने, उसको वापस करने पड़े वो कवानीन जो किसानों के माशी कत्ल के लिए उसने बनाए थे। तो इससे पहले कि कुछ ऐसा हो, खुदारा कुछ ऐसा कर लें। साहब यहाँ तो ऐसी कोई तहरीक मुझे तो शुरू होती नजर देखिए, तहरीकें बड़ी फार एंड फ्यू होती हैं, बड़े 40-50 साल लग जाते हैं, लेकिन तहरीकें बनती हैं और आज भी दुनिया में बन रही हैं। मैं आपको खबर देता हूँ, इस वक्त जो IMF है उसने बाकायदा एक इंडेक्स बना लिया है। वो देख रहे हैं, उन्हें पता है कि इस माशी ऑपरेशन के खिलाफ बैकलैश आ रहा है और दुनिया में हर जगह आ रहा है। तो वो देख रहे हैं। और वो मैं एक खबर और भी आपको दे दूं, पिछली दफा ये जो डेवोस में बैठते हैं तो वहां खबर आई कि बड़े बड़े सरमाएदारों ने गुमनाम जजीरों पर घर ले लिए हैं कि अगर इस तरीके से तहरीकें बनती हैं तो कहीं उनके ऊपर लोग न चढ़ दौड़ें। तो ये आलम है। ये खुद जो दुनिया के स्ट्रेटेजिस्ट हैं, दुनिया को चलाते हैं, वो खुद खौफजदा हैं अपने निजाम से। जी अच्छा हिलाल साहब, आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की निशानदेही की कि वजीर आजम ने ये जो कीमतों के हवाले से रिलीफ दिया, IMF की जानिब से इस पर एतराज़ात भी सामने आ सकते हैं, लेकिन आज वजीर आजम साहब ये कह रहे थे कि अवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने टैक्स इतना ज़्यादा दिया, हमने इतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया कि हमने उनको रिलीफ दे दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले दिनों में ये रिलीफ फिर वापस हो जाएगा? क्योंकि अगर IMF की जानिब से दबाव आएगा तो फिर तो करना पड़ेगा। देखिए, वजीर आजम साहब ये बताना चाहते हैं कौम को कि मैं आउट ऑफ द ब्लू ये जो 20 रुपया का ड्रॉप देखा है, मैं आउट ऑफ द ब्लू नहीं किया हूं। मैं जिम्मेवार आदमी हूं और मैंने देखा है कि हमारे टैक्स कलेक्शन इतने हुए हैं कि हम ये 20 रुपया कम, एक किस्म की सब्सिडी को हम अफोर्ड कर सकते हैं। सही। मतलब बात असल ये है, ये तो चलिए अपने लिए चल गया, शायद आपके कौम में भी कुछ लोग मान गए, मगर IMF तो चौंक गई है। वो कह रही है कि ये हमारे एग्रीमेंट के खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि ये ऐसा चल नहीं सकता। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कहता हूं कि मुझे 100% पता है, मगर आई एम सैडली कॉन्फिडेंट कि जब वो आएंगे वो कहेंगे ये हमारे साथ आपने बात नहीं किया। क्यों? सही। ये तो आपने कभी कहा ही नहीं है कि अग्री करेंगे कि बिजली और फ्यूल प्राइसेस रेज करेंगे और उसके बाद आपने जाके काट दिया है। तो हमें बताएं हम कैसे अब आपके साथ चल सकते हैं। मगर प्राइम मिनिस्टर ने एक फैसला किया है, उसने देखा है कि भाई अगर मैं ऑफिस चाहता हूं, अगर मैं जीत चाहता हूं, अगर मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहना चाहता हूं, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे ह्यूज माने ड्रामेटिक कंसेशंस अगर मैं लोगों को ना दूं, मैं गया हूं, जितना भी मैं रिस्पॉन्सिबल हुआ, जितना भी मैं कंजर्वेटिव और फिस्कल डिसिप्लिन के साथ चलाऊं, आई विल लूज द इलेक्शन। ये इररिस्पॉन्सिबल पॉलिसी, ये नून की जो है, जो 8 करोड़ उन्होंने छोड़ के गए थे खजाने में, 1 महीना या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का इंपोर्ट्स। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सिस्टम है ये तो फेवर करता है उन लोगों को जो इररिस्पॉन्सिबल हैं, जो चोर हैं, जो प्लानिंग नहीं करते हैं, जो जिनका परफॉर्मेंस पाकिस्तान को खत्म कर दिया है। सही। ये सिस्टम हमारे आ गया है हमारे को। अब कोई अब ये कोई रिफॉर्म भी नहीं कर सकता, इसलिए कि कोई तैयार नहीं है टू डू इट। और मैं समझता हूं अगर आप करेंगे तो आप कामयाब भी नहीं होंगे। लोग कहेंगे देशें शुरू हो जाएंगी, कोई कहेगा ये देश बनाओ, कोई कहेगा वो देश बनाओ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। जी नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम बात करेंगे सिंध में बैक वक्त जो 2 मार्च चल रहे हैं, किसका मार्च ज़्यादा अवामी हिमायत हासिल कर सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध में बैक वक्त 2 मार्च जारी हैं। अवामी दिलचस्पी किस मार्च में ज़्यादा है, जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ सखर रशीद रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के मार्च में मौजूद हैं। रशीद, बताइएगा कहाँ पर इस वक्त ये काफिला पहुंचा है मार्च का, और ये भी बताइएगा कि रिस्पांस कैसा मिल रहा है इसको।
जी, अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की बात करें तो इस वक्त ये काफिला जो है चौक बहादुरपुर पहुंच चुका है। रहमयार खान के यहाँ पर लोगों की एक कसीर तादाद जो है वो हमें नजर आ रही है। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि जब हम रहमयार खान से एंटर हुए थे तो वहीं से आवाम की बड़ा जमे गफीर हमें यहाँ पर नजर आया। अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध से जब ये काफिला रवाना हुआ था तो जब यह घोटकी पहुंचा काफिला तो वहां पर एक बड़ी सूरत अख्तियार कर गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि 30 किलोमीटर तवील ये जो है लॉन्ग मार्च था, जिसमें 25,000 से ज्यादा गाड़ियां इसमें शामिल हैं। ये लॉन्ग मार्च इस वक्त जो है जो रहमयार खान के चौक बहादुरपुर पहुंच चुका है। यहाँ पर आवाम बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हमें कुछ बदनज़मी नजर आई इंतजामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से, कि जब हमारी मीडिया की गाड़ियां भी जब आ रही थी तो उनके सही रास्ता नहीं बताया गया था। हम घूम कर बड़ी कहा जाए कि रहमयार खान पहुंचने के बाद भी 1 घंटा घूमने के बाद चौक बहादुरपुर पहुंचे हैं। अगर हम कराची से बात करें। अच्छा रशीद, हमें ये भी जरा बता दीजिएगा कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मुसलसल ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि मार्च के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको ऐसी कोई सूरत हाल नजर आ रही है? जी, अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में तो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होता हुआ हमें नजर भी आया। कि अगर हम सखर की बात करें तो सखर में हमने खुद देखा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियां जो हैं झंडे लगाने में इस्तेमाल होती रही, जो उनके बैनर्स थे उनके लगाने में इस्तेमाल होती रही। और दूसरी जगहों पर जैसे खैरपुर की बात करें तो वहां पर भी कुछ इसी तरह का माहौल नजर आया था। मगर अगर हम आवाम की बात करें तो हमने ये भी देखा कि वहां पर खैरपुर में हमने अपनी आंखों से देखा, इसको रिकॉर्ड भी किया कि वो बच्चे, वो नौजवान जिनके पांवों में चप्पल नहीं थी और तन पर सही मुनासिब कपड़े नहीं थे, वो भी बिलावल की आने की खुशी में तरानों पर रक्स करते हुए हमें नजर आए। और उनमें जोश वलवला देखने में आया कि हमने बिलावल को देखना है। और जहां तक बात रही शाह महमूद कुरैशी की, तो उन्होंने इस बात के सबूत भी पेश किए थे। कुछ जब हमने पीटीआई का लॉन्ग मार्च भी कवर किया था, हुकूक सिंध मार्च भी कवर किया था, तो उन्होंने इस बात पे हमें सबूत भी दिखाए थे कि बहुत सारी तस्वीरें ऐसी दिखाई थी कि जहां पर पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में जो उनके सरकारी वसाइल, सरकारी गाड़ियां हैं वो इस्तेमाल की जा रही थी। अच्छा, ये भी बताएगा कि कंडियारी के मकाम पर आज कोई तसादुम भी हुआ पीटीआई के कारकुनों में और मार्च में जो शुरका थे उनके दरमियान, वहां पर क्या सूरत हाल पेश आई और क्या फिर कंट्रोल कर लिया गया सूरत हाल को? जी, जो वहाँ पर तसादुम हुआ था, तसादुम तो नहीं कहा जा सका कि वहाँ पर जो है जो आवाम थी वो वहाँ पर इनके काफिले के सामने आए जरूर। वहाँ पर उनके कारकुनान, उनके पेपर जो सुना है कुरैशी साहब की गाड़ी को घेर लिया था जियालों ने। जी, पीटीआई के जो रहनुमा है, लीडरशिप है, वो यही दावा कर रही है कि ये पीपल्स पार्टी के कारकुनान थे जिन्होंने हमारे काफिला रोकने की कोशिश की और सामने हमें घेराव कर लिया। मगर वहां पर जो हमने देखा था, वहां पर जो हमें मालूमात हुई है कि वहां पर जो आवाम थी वो निकल के आ गई थी और उन्होंने ये कहा था कि जो महंगाई हो गई है जिसकी वजह से आप निकले, महंगाई को कम नहीं किया जा रहा, तो जिसकी वजह से वो उन्होंने उनकी गाड़ी का घेराव किया था। शाह महमूद कुरैशी की जो गाड़ी थी, उनका पीटीआई का काफिला था, वहां पर बड़ी तादाद में लोग आ गए थे। उसके बाद इंतजामिया ने सारी सूरत हाल पर काबू पा लिया था। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रशीद रजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि इस वक्त वहाँ पर क्या सिचुएशन है। अमजद शुएब साहब, जब से ये मार्च शुरू हुए हैं मेरे जहन में एक सवाल है जो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि बिलावल के मुकाबले में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब को भेजा। भले ही असद उमर साहब भी उनका साथ दे रहे हैं, अली जैदी भी साथ हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ही क्यों, कोई और वजीर क्यों नहीं? देखिए, ये जो पीटीआई की मार्च है ये टारगेट कर रही है सिंध को, और शाह महमूद कुरैशी के ये जो ये पीरी मुरीदी करते हैं, इनके मुरीद बेताशा वहां पे हैं, खासतौर पे मीरपुर वगैरह के इलाके में और दूर दराज इलाकों में। तो वहां पे ये पहले भी वहां से इलेक्शन जीत चुके हैं और पॉसिबिलिटी है कि ये अपने मुरीदों को अट्रैक्ट कर सकें और पीटीआई के लिए वहां पे सपोर्ट मस्टर करें। वहां इनके लिए ये भी आसानी है कि सिंध के अंदरून इलाकों में पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस इंतहाई खराब है वहां पे, और बहुत सारे लोग जो सूझबूझ रखते हैं वो इस पे बात भी करते हैं। ठीक, तो ये एक मंजे हुए सियासतदान हैं शाह महमूद कुरैशी, फिर पीरी मुरीदी की वजह से इनके मुरीद वहां पे हैं। तो ये सिंध के अंदर अंदर तो इनकी कार्रवाई जो है वो अच्छी खासी होगी और वहां पे कोशिश होगी कि लोगों को मस्टर करें। बाकी जो बिलावल का काम है वो तो नेचुरली एक इलेक्शनियरिंग है, ये कैंपेन चलाई है उन्होंने, जहां वो कोशिश करेंगे कि पंजाब में कुछ ना कुछ अपने आप की अपनी प्रेजेंस जो है उसको बढ़ाएं।
जो कि पहले बहुत ही मखदूश है, इनकी हालत वहाँ पे इतनी प्रेजेंस नहीं है पंजाब में। और अगर पंजाब में इनको सीटें नहीं मिलेंगी तो नेचुरली इनको मरकज में हुकूमत बनाने का फिर कोई तो रास्ता आपको नजर नहीं नहीं लगता कि अभी तो सिंध में है, जब असल इम्तिहान तो इनका तब शुरू होगा जब ये मार्च पंजाब में दाखिल होगा? ये पहुंच गए ना, रहीम यार खान आ जी गए जी हैं, जी जी। तो ये साउथ पंजाब में मौजूद है। साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी का होल्ड है, वहां पे इनको हमेशा पजीराई इनकी होती रही है और वहां पे हो सकता है इनको अच्छी रिसेप्शन मिले। लेकिन आगे जब ये आएंगे सेंट्रल पंजाब में, जहां पे नून लीग का ज्यादा होल्ड है, वहां इनको मुश्किल होगी। वहां आके अंदाजा होगा कि ये अपने लिए कोई सपोर्ट वहां मस्टर कर सकें या नहीं। तो यहाँ पे तो ठीक है, साउथ पंजाब में इनका है। वहां पे आपने देखा, अभी आपके जो कॉरस्पॉन्डेंट है वो भी बता रहे थे कि वहां उनकी अच्छी रिसेप्शन हुई है। तो वहां तो ठीक है, उनकी है, वहां पे प्रेजेंस ऑलरेडी है। हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं कितना मौसर साबित हो रहा है पीपल्स पार्टी का ये मार्च? क्योंकि बिलावल साहब तो ये दावा कर रहे हैं कि अभी हमने मार्च का आगाज़ किया है तो वज़ीर आज़म को पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम करना पड़ गई हैं। अब आगे आगे जब मार्च जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो फिर देखिएगा कि क्या क्या कुछ नहीं होता। देखिए, जब ये मार्च शुरू हुआ था तो मैंने क्या देखा था? मैंने देखा था जाके, इसमें फायर ब्रिगेड के लोग थे जो इसके तस्वीर मुझा बिलावल भुट्टो के पोल्स के ऊपर लगा रहे थे। पुलिस मोबाइल बहुत थी, पुलिस वाले बहुत थे, प्लेन क्लोज में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग भरे हुए थे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो इनके होते हैं वो भी भरे हुए थे, और कोई 300 से 500 वो लोग जो इनको पेमेंट करते हैं, जिनके वो जो रेंट क्राउड जो है वो भी था। मगर और कोई 20 लोग थे जो नारे लगा रहे थे। देखिए, इनका कोई ये जज्बा तो कोई था नहीं। आई मीन देयर वाज नथिंग एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म तो था नहीं। स्पीकर्स कोई खास नहीं थे, पर्सनैलिटीज में कोई खास करिश्मा नहीं था, मैंने था ही नहीं एक्चुअली। तो मैं अफसोस से कहना पड़ता हूं कि पता नहीं ये कितना सैंक्शन हुआ है ये बजट पे, मगर शुरू में ये मिस यूज ऑफ ऑफिशियल फैसिलिटीज जो हुई है, इट वाज शेमफुल। मैं समझ नहीं सकता हूं कि एक पॉलिटिकल लीडर अगर इतने सारे गवर्नमेंट के लोग और यूनिफॉर्म लोग और पुलिस मोबाइल्स और फायर ब्रिगेड के साथ निकलता है, वो उसका क्या रिस्पेक्ट है लोगों का? जो लोग देखेंगे वो कहेंगे क्या ऐसी चीज पे? अच्छा, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जी सईद काज़ी साहब, आपको नहीं लगता कि हम वज़ीर आज़म भी कल खारजा पॉलिसी की बार बार बात कर रहे थे कि खारजा पॉलिसी पहली हुकूमतों की क्या थी, इस हुकूमत की क्या है? खारजा महाज पर जो इश्यूज चल रहे हैं, ख़ासतौर पर यूक्रेन के बाद हम देख रहे हैं हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो अब पोलैंड में आ चुके हैं, कुछ अभी भी सरहद पर मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा को मार्च में मौजूद होने की बजाय पोलैंड में होना चाहिए था, या फिर खारजा महाज पर जो इश्यूज चल रहे हैं उन्हें एड्रेस करना चाहिए था? देखें, बिल्कुल आपने बजा फरमाया है। हमारी खारजा जो भी पॉलिसी जो भी हो, या जो हमारे सफ़ीर हैं जो अब टैक्स हम देते हैं उनको, वो इसीलिए हैं कि जो हमारे बाशिंदे बाहर हैं और अगर वो किसी मुश्किल में हैं तो उनको रेस्क्यू किया जाए। बिल्कुल मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। और लेकिन यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना, देखें ना, कोई सर पैर ही नहीं है। देखें ना अंदर क्या है। अब मुझे बताएं, नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, अच्छा भी कर लो, नो कॉन्फिडेंस, ये मार्च हो रहा है। एक की गवर्नमेंट जो है वो सिंध में वो हुक्मरान है जो मार्च कर रहे हैं, दूसरी की गवर्नमेंट सेंटर में है जो मार्च कर रहे हैं। ओ भाई, कोई काम कर लो। कोई यहाँ पे कोई इस जिस तरह मैं पहले कह रहा हूँ कि इस तौके ग़ुलामी से निजात, इस मुल्क के जो बेचारे अवाम हैं पिसे हुए, उनके लिए कुछ बैठो। और मगर पावर पॉलिटिक्स हो रही है, अपनी अपनी ताले आजमाई हो रही है, और जो है वो कोई एक ऐसा खौफनाक डिस्कनेक्ट है इस तमाम रूलिंग अशराफिया का इस मुल्क के अवाम से, उनको है ही कोई नहीं। अब और मैं एक और बात बताऊँ, ये बिल्कुल बावर कर चुके हैं। मैं ये बात मैंने कई दफ़ा बहुत से सियासतदानों से गुफ्तगू में महसूस की है, तो वो नहीं समझते कि अवाम अब मैटर करते हैं। स्टेक होल्डर्स हैं, कौन है जी, एस्टेब्लिशमेंट है, आलमी मालियाती इदारे हैं, अमेरिका बहादुर है,
ये यूरोपियन यूनियन है, इनसे वहाँ से ये लेके आते हैं, सैंक्शन करवाते हैं, वहीं पे ये लॉबिंग करते हैं, वहीं पे ये लॉबिस्ट हायर करते हैं। तो एक हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये आयरानिकली स्पीकिंग कि तीसरा दौर जमहूरियत का चल रहा है, तो उसमें बजाय इसके कि अवाम की कोई यशकशोई की जाती, हमें लगता है कि अवाम से और दूर जा रहे हैं और एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। मतलब हम कभी यानी मैं तो कभी सपोर्ट नहीं कर सकते हम किसी भी डिक्टेटोरियल रूल को, बल्कि उसी का गंद डाला हुआ है जो आज तक साफ नहीं हो सका, जो ज़िया साहब का था। तो ये इश्यूज हैं। और फिर वो कहते हैं ना कि आपकी खारजा पॉलिसी, आपकी दाखिला पॉलिसी का तसलसल होता है। मुझसे बेहतर बता सकते हैं ज़फ़र इलाही साहब, तो सारी उम्र कैरियर एक डिप्लोमेट रहे हैं और बड़ा डिस्टिंग्विश्ड उन्होंने उनका करियर है। तो ये इशू है, आपकी कभी खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं हो सकती जब तक आपकी मैशत आज़ाद ना हो। कहें ना, चाइना को जाके कहें कि जनाब ये 22 मुल्क जाके उस पर दबाव डालें कि यार तुम कंडेम करो इसको, कहीं जाके। ठीक, हाँ, हमारे पास ही क्यों आते हैं? ठीक है, यूक्रेन के तनाज़े में पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए नाज़रीन, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका समेत मगरबी ममालिक रूस के गिर्द मुआशी घेरा तंग करने के हवाले से बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ सदर पुतिन को दुनिया में तनहा करने के हवाले से भी बात की जा रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान से भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के हंगामी इजलास में यूक्रेन की हिमायत करे। ज़फ़र इलाही साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को इस सूरत हाल में वाज़ेह पोजीशन लेने की ज़रूरत है? हमने पोजीशन ले लिया है, हमने कह दिया है जो हम कहना चाहते हैं। हमने कहा है, बड़ी अफसोस की बात है कि ये मामला ताकत से अब फैसला होगा। हम चाहते थे कि डिप्लोमेटिक मीन से हो। और क्या चाहते हैं आप हम कहें? ये तो चाहते हैं कि हम गालियां दें रूस को। ये चाहते हैं। हम क्यों गालियां दें रूस को भाई? आप लोग हैं कौन पूछने कि आओ हमारे साथ मिलकर रूस को गालियां दें? जब आपने इराक पे हमला किया था झूठ बोल के और 10 लाख लोग मार गए थे, तो ये जो लोग अभी जो 16-20 जो इधर पाकिस्तान में आके कहते हैं कंडेम करो, वो किधर थे? चलो अगर 20 नहीं होते तो 5 तो होते, 5 भी नहीं थे। जब हिंदुस्तान ने कश्मीर को जब्त कर लिया, ले लिया, हजम करने की कोशिश कर रहा है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के खिलाफ हैं, कितने लोग आके आपको कहेंगे ये कहा कि ये गलत है? एक भी नहीं। चलिए वो पुरानी बात है। अगर गोवा के बारे में हम बात करें, जिधर उन्होंने बगैर पूछे हमला करके पोर्चुगल को निकाल दिया, वो कोई तरीका है निकालने का? देखिए मैं आपको क्या बताऊं, 101 ये हैं। और दूसरी बात है, एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेल्फ डिफेंस यूनाइटेड नेशंस का एक लॉ है, बेसिक लॉ। और सेल्फ डिफेंस को अमेरिकनों ने बेहतर किया। वो पता क्या किया उन्होंने कहा प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस। उसके माने कि आप ठहरे नहीं जब तक हमला हुआ। अगर आप जान रहे हैं कि हमला होने वाला है, उससे पहले ही आप हमला कर दें। तो जब इन्होंने वादा किया था, जब गोर्बाचोव ने कहा था खुदा के लिए मुझे नेटो में ले लो, इन्होंने कहा नहीं, हंस के नहीं। रेगन ने कहा, उसने कहा अच्छा तो यूरोपियन पावर हम है, हमें ईयू में ले लो, हम आना चाहते। नहीं। उसका क्या मतलब था? आपने क्यों नहीं लिया उस वक्त? आपने इसलिए नहीं लिया कि आपको एक दुश्मन चाहिए। और फिर जब गोर्बाचोव ने देखा कि आपका मकसद क्या है, गोर्बाचोव ने आपको कहा फिर याद रखें, नेटो को एक्सपैंड ना करें और हमारे हुदूद तक नेटो को ना लाएं। इन्होंने क्या किया? कहा हाँ। फिर 99 में पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया को ले लिया। फिर 2004 में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवेनिया, ये इनको ले लिया। 2009 में अल्बानिया, क्रोएशिया। 16 थे, 30 हो गए। हालांकि इन्होंने वादा किया था हम नहीं करेंगे। फिर जब 36 होने लगे तो फिर पुतिन ने कहा खुदा के बंदे बनो, ये काफी है। और फिर उसने ये किया जो आज किया। ये किसका कसूर है भाई? और अगर हमारे लोग समझते हैं, काफी पाकिस्तानी हैं, वो समझते हैं कि ये नहीं लड़ेगा, ये ऐसा ही है, वॉर नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, पुतिन खत्म हो जाएगा अगर इस जंग वो हार गया। ही विल बी फिनिश्ड, रशिया विल बी फिनिश्ड। उसको कोई सीरियसली फिर नहीं लेगा। पुतिन लड़ेगा। और अगर न्यूक्स वो आज पता नहीं आपको पता है कि नहीं, 2 हाइपरसोनिक वेपन्स के साथ 2
दो रशियन बॉम्बर्स इस वक्त वेनेजुएला के एक आइलैंड पे लैंड किया है। उसका मतलब क्या है? इसको बता रहा है कि हम मनरो डॉक्ट्रिन की ऐसी की तैसी करके हम तुम्हारे पीछे इधर से आएंगे और हम इधर ही रहेंगे। और ये जो वेपन्स हमारे पास हैं ये हाईली ये बड़े ऑफेंसिव जनाब साहब, आप क्या समझते हैं? क्या रशिया के पास और कोई रास्ता नहीं रह गया लड़ाई के सिवा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो उन्होंने अपनी पहले से तजावीज़ पेश की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर किया जाए, और वो किसी हद तक जायज उसकी थी रिक्वायरमेंट रशिया की। लेकिन ये ना मानने के बाद फिर उनके पास मेरा नहीं ख्याल कि कोई और रास्ता रहा। देखिए, मैंने पुतिन का एक इंटरव्यू सुना था, उसमें उससे वो सवाल किया कि आप जानते नहीं, समझते नहीं कि ये सूरत हाल जो है ये बिगड़ सकती है, और अल्टीमेटली अगर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होते हैं तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। तो उसका जवाब था कि मैं ऐसी दुनिया की परवाह नहीं करता जिस दुनिया में रूस को इज्जत नहीं दी जाएगी। उसने कहा कि होती है तबाही तो होती रहे, फिर उसका कोई हमें गिला नहीं, क्योंकि पहली चीज ये है कि मेरे मुल्क का वकार, इज्जत और उसका वो जो मकाम है उसको वह मिलना चाहिए। उसकी सिक्योरिटी जो है वो सबसे ज्यादा हमें जरूरी है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो जो चीजें कर बैठा है, जो दाव लगा बैठा है, अब वो कि उसकी अपनी कैलकुलेशंस बात गलत हुई। उसमें मिसाल के तौर पे उनका ख्याल था कि हम इनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे तो ये हथियार फेंक देंगे, जो नहीं हुआ। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर रूस क्लेम करता है कि हमने 70% तबाह किया, लेकिन रशिया के भी नुकसान हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है, दो चीजें वहां पे हुई। एक तो अमेरिका ने जब ये देखा कि यहाँ पे ये इनका अटैक करने का इरादा खासा सीरियस है कि ये करेंगे रशियन, तो उन्होंने यहाँ पे वो जो इनके कॉन्ट्रैक्ट पे जो सोल्जर लड़ते हैं वो ब्लैक वाटर टाइप, वो उन्होंने काफी सारे यहाँ पे भिजवा दिए। एक्चुअली स्ट्रीट में वो डिप्लॉयड। मैंने चेक किया वहां पे उनकी पब्लिक का जो कह रहे हैं कि जी सिविलियन अब लड़ने शुरू हो गए वहां पे और ये हो गया, वो गलत कह रहे हैं। एक्चुअली इन्होंने बड़े वेल ट्रेंड अमेरिका से वो भेजे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लड़ने, अमेरिका या बाकी। अभी यूक्रेन ने कहा कि जनाब हमें चाहिए वॉलंटियर्स, वो आए, पूरी दुनिया से आए, तो उसकी आड़ में भी यही लोग जाएंगे। नतीजा ये है कि वहां पे रेजिस्टेंस अच्छा खासा होगा, क्योंकि ट्रेंड लोग जो कि रिटायर्ड है लेकिन ट्रेंड हैं, आर्मी के कई के साथ सर्विस की हुई है, वो वहां पे मौजूद। तो इस लिहाज से रशिया के लिए एक आजमाइश है, उसका वक्त मुश्किल है, नुकसान होने के चांसेस हैं, लेकिन उसके पास रास्ता और कोई नहीं है पुतिन के पास। वो ये नहीं कर सकता कि इस कैंपेन को अब बस छोड़ के तो यहाँ से निकल जाए, वो ये कर नहीं सकता। ठीक है आकाश साहब, बिल्कुल लास्ट मिनट रह गया, आपका शॉर्ट कमेंट के जब अमेरिका को इस जंग में शामिल ही नहीं होना था, क्योंकि नेटो के बाद अब अमेरिका भी यूक्रेन में जाके लड़ना नहीं चाहता, तो फिर आग क्यों लगाई? देखिए, मेरे ख्याल में बड़ी वजाहत कर दी हलाली साहब ने भी और जनरल साहब ने भी कि आप नेटो 20 से 36 लोग उसके दरवाजे और डोर स्टेप पे आप चले गए हैं। ठीक है, अब वो रूस नहीं रहा जो 89 में था, उसकी जो है वो 2.66 ट्रिलियन डॉलर की इकानमी थी उस ज़माने में, और आज 1.4 की है। लेकिन बाहर उसके पास न्यूक्लियर आर्सनल भी मौजूद है। ये जो अभी हाइपरसोनिक जो आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास नहीं है। ये 5 गुना जो है तेज़ चलता है आवाज़ से, और दूसरा ये कि इसकी आप डायरेक्शन ऊपर हवा में भी चेंज कर सकते हैं। ये चाइना के पास भी है और नॉर्थ कोरिया के पास है और इनके पास भी है। तो मेरे ख्याल में ये इट्स अ बैड ओमन और एक बड़ा हिपोक्रिटिकल स्टैंस है वेस्ट का, जिधर मर्जी घुस जाते हैं जाके, जो है अफगानिस्तान के भी पैसे फ्रीज किए हुए हैं और उसका भी बेड़ा गर्क किया है, इराक के साथ किया, शाम के साथ क्या किया, यमन के साथ क्या कर रहे हैं। एक इतना बड़ा ह्यूमन क्राइसिस कर दिया इन तमाम इंपीरियलिस्टों ने। लेकिन जाहिर है इस ग्लोब पे और इस निज़ाम में कमज़ोरी की कोई माफ़ी नहीं होती। कमज़ोर मुल्क जो और कमज़ोर अब जो कौमें हैं उन्हें प्राइस पे करनी पड़ती है। मगर मैं इत्तफाक करता हूँ, ज़ाहिर है मेरे ये सीनियर हैं और ये बेहतर समझते हैं कि वो रेजिस्ट करेगा, और ये बात ठीक है कि अगर यहाँ से वो हारता है तो वो फिनिश हो जाएगा पुतिन। जी और कैसा यूरोपीय यूनियन की तरफ से GSP+ स्टेटस पाकिस्तान के पास है, और ऐसे में यूरोपीय यूनियन ही पाकिस्तान से मुतालबा करिए कि यूक्रेन पर हमले की मजम्मत की जाए, तो ऐसे में पाकिस्तान के पास कोई चारा है? उस्मा, मुझे ये बताएं किस कानून के तहत हर चीज़ वो यहाँ ले आते हैं? हम जो 30 से 40% इम्पोर्ट करते हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें वो कहते हैं जी आप सिर्फ 3 बिलियन की इतना आपका कोटा है। यहाँ पे हर चीज़ वो बेचते हैं। हमारी हुकूमत को भी कुछ सोचना चाहिए कि जनाब हम इस तरह, ये ऐसे ही है जैसे वो कहते हैं डकैत आ रहे हैं, जरा दरवाज़ा खोल दीजिएगा। तो ये क्या है? ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।